कौन कौन से इलस्ट्रेशंस दिए थे आपको करने के लिए? अच्छा, 10 अपन ने क्लास में कर लिया था, 11 दिया था और 12 दिया था। बेटा 12 का वर्किंग नोट में बना के गया था, 11 का वर्किंग नोट भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट पूछना है किसी को? आर यू श्योर? हाँ बोलिए। लास्ट वाली लाइन, लास्ट एकदम लास्ट वाली। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ये वाली बेटा, ये वाली। अच्छा, क्वेश्चन का मीनिंग ये वाली कहाँ से? ये वाली यहाँ से। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट एंड हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसे इन अ रूपी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर केवल 50 पैसे ही रिकवर हो सकते हैं अगेंस्ट ₹1, मतलब 50% ही पैसा मिलेगा। कुछ पूछना है? पक्का कुछ नहीं पूछना? सोनिया को इलस्ट्रेशन नंबर 11 नहीं आया, यही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था बेटा, और यही नहीं आया आपको, ऐसे कैसे हुआ? चलो ठीक है, लाओ मैं इसका वो वर्किंग नोट बना देता हूँ, फिर आप घर से ट्राई कर लेना, या चलो मैं क्लास में करवा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। चले। X draws on Y a bill of exchange for ₹30,000 on 1st April 2020 for 3 months. Y accepts the bill and send it to X, who get it discounted for ₹28,800. सोनिया बेटा आपने क्लास ज्वाइन की थी क्या कल वाली? आप कल क्लास में थे क्या बेटे? बेटा फिर 11th वाला कैसे नहीं हुआ? बहुत इजी था ये तो। लो मैं आपको फिर इसका क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करवाता हूँ, फिर वही बता देता हूँ, वर्किंग नोट जो ना डायग्राम बनाया था वो बता देता हूँ। फर्स्ट बिल कितने का है बेटा? 30,000 रुपये का, जिसको डिस्काउंट कितने में करवाया? 28,800। उस 28,800 में से वो कितने पैसे सेंड कर रहा है? 9,600। ओके। नया बिल कितने का है? 42, जिसे 40,110 में क्या करवाया? डिस्काउंट, और उसमें से वो 6,740 किसको भेज रहा है? एक्स को। चलिए सोनिया मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ बेटे, फिर आपसे हो जाएगा। मैं समझ गया आपको कहाँ दिक्कत आई होगी, आपको रेशो नहीं निकालना आया होगा। फर्स्ट बिल देखिए कितने रुपए का है बेटे? 30,000। 30,000 के बिल को हमने डिस्काउंट करवाया 28,800 में, तो अपना डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया? 1,200। ये पैसे एक्स के पास आए थे बेटा, एक्स ने वाई को 9,600 रुपये सेंड किए, राइट? 28,800 में से 9,600 लेस करो तो 19,200 रुपये किसके पास रह गए? एक्स के पास। देखो बेटा इन दोनों का रेशो देखो 2:1 है क्या? यानी कि जिस प्रपोर्शन में फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसी रेशो में डिस्काउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बताओ सोनिया, यही दिक्कत थी ना आपको? फटाफट रिस्पॉन्स दो देखें। करेक्ट। चलिए सेकंड बिल, हमारा सेकंड बिल देखो बेटा कितने का है? 42। क्या अपन ने सेकंड बिल को 42,000 वाले बिल को 40,110 में डिस्काउंट करवाया? देखो डिस्काउंट कितने का निकल कर? 1890। सबसे पहले 30,000 के फर्स्ट बिल का पेमेंट होगा, सरप्लस मनी बचा 10,110। ये पैसे सरप्लस वाई के पास बचे थे ना, वाई ने कुछ पैसे किसको दिए? एक्स को, और कुछ पैसे रखे अपने पास। देखो 6,740 एक्स के पास रिमेनिंग। देखो बेटा रेशो 2:1 निकला, तो यहाँ पर 1890
1260 और 623। ओके बेटे, अब अगर अपन फर्स्ट बिल में एक्स और वाई की बात करें तो फर्स्ट बिल की कहानी कुछ ये होगी। फर्स्ट बिल में 19,200 प्लस 800। फर्स्ट बिल में एक्स का हिस्सा 20,000 आएगा बेटा, और वाई की बात करूं तो 9,600 प्लस 400 यानी कि कितने रुपए, 10,000। सेकेंड बिल की अगर बात की जाए तो सेकेंड बिल में 6,740 प्लस 1,260, फटाफट बताओ कितना हो, 8,000। तो फिर यहाँ कितना आएगा, 4,000। अब अगर दोनों को ऐड कर लें तो इस पूरे कहानी में, पूरे क्वेश्चन में एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी 28,000 पे करने की रही बेटे, और वाई की बोलो तो, लेकिन बैंक को पूरे पूरे 42,000 रुपये किससे लेने चाहिए थे, लेकिन एक्स तो क्या हो गया, इसलिए बैंक पूरे 42,000 के 42,000 किसके अकाउंट से ले गया, वाई के अकाउंट से। यानी वाई ने खुद का शेयर 14,000 तो डेफिनेटली पे किया होगा, साथ ही साथ 28,000 किसका पे किया होगा। बात समझ में आ गई बेटा। इसीलिए आप अगर सॉल्यूशन देखोगे ना तो सॉल्यूशन में लास्ट एंट्री में देखो ये कौन है, एक्स। एक्स की बुक में तो डेफिशिएंसी आएगी 50% की, और वाई की बुक्स में क्या आएगा बेटा, बैड डेट। देखो वाई की बुक में नो एंट्री हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अरे इसमें भी इतनी हो रही है, क्या कर दे, कंबाइन करिए इन्होंने कहीं। एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल 2 3 4 5 6 7 8, फिर ना अपन इन्होंने कहीं एक कहाँ पे, हाँ मतलब कुल मिलाकर नो एंट्री होनी है, कुल मिलाकर, है ना। अपन ने कल कितनी एंट्री समझी थी बेटा, 9 समझी थी ना। हाँ 7 उसमें ये देखो वाला पहले एंट्री आ गई, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, उधर की तरफ एक एंट्री कम होगी ना, करेक्ट। मतलब अपने को कुल मिलाकर अगर दोनों की बात करेंगे तो कुछ 9 नंबर तक अपने को ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट ये देखो ना, इधर देख लो, सबसे पहला फर्स्ट एंट्री बिल बनाने की, दूसरे बिल को बैंक से, मतलब दोनों की पार्टी को अलग अलग करके होगी नो एंट्री, याद रखिएगा। तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, फिर 8वीं एंट्री बिल को डिसऑनर वाली कैंसिल करने की और 9वीं एंट्री एक दूसरे से पैसा एडजस्ट करने की। दोनों के केस में कंबाइन बता रहा हूं मैं। अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आप बोलो, बोलिए। क्या बेटा, 6 इलस्ट्रेशन की क्या डाउट है उसमें, 6 इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हो क्या, किसकी बुक में, वाई की बुक में। ये वाली एंट्री बेटा कैंसिलेशन की एंट्री है ना, रिवर्स एंट्री हो गई ना, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी, बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई। जब कोई बिल क्या हो जाता है अगर डिसऑनर, तो अपने को बिल लिखने या बिल एक्सेप्ट करने की रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। डिसऑनर के अपन ने कितने सारे केसेस किए, जब भी बिल अगर क्या हो जाता है बेटा डिसऑनर, तो ड्रॉअर भी डिसऑनर की एंट्री करता है और ड्रॉई भी डिसऑनर की एंट्री। क्या मान लूँ आपको समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में थियोरिटिकली एक पोर्शन बचा है, जहाँ पर भी आपने लिखना बंद किया था वहाँ से एक लाइन छोड़कर लिखना शुरू करें, प्रोमिजरी नोट। छोटा सा टॉपिक है प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, बोलना शुरू करूं। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a promissory note, a promissory note
is an instrument. A promissory note is an instrument in writing, in writing, containing, containing an unconditional, an unconditional undertaking, unconditional undertaking, undertaking, unconditional undertaking, signed by the maker, signed by the maker. वन सेकेंड बेटा, बुला रहा हूँ, एक बार वापस बोल देता हूँ, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, फुल स्टॉप। ठीक है, ओके ओके, दोबारा बोलता हूँ, देखो मैं आखिरी में लिखवाया था, साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, फुल स्टॉप। बैटरी नहीं है इसके अंदर। हाँ भाई, लिख लिया यहाँ तक आप लोग ने? एक लाइन छोड़कर लिखें फटाफट। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द provisions of, according to the provisions of Reserve Bank of India Act, according to the provisions of Reserve Bank of India Act, a promissory note, a promissory note cannot be made, cannot be made payable to, cannot be made payable to bearer, bearer, cannot be made payable to bearer। एक बार मेरे साथ डेफिनेशन बोलोगे बेटा, आराम से बोलिए। व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बहुत और भी स्लो, और भी आराम, रिलैक्स तरीके से, ठीक है? शुरू से बोलते हैं वापस। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person। कुछ डेफिनेशन में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा ही लग रही है, तो एक बार मेरे साथ बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ते हुए बोलिए, देखें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? बस वो डिफरेंस अपन आइडेंटिफाई कर लें तो अपने को डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। फर्स्ट पेज पर लिखवाया होगा इस चैप्टर के, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और भी आराम से बोलो, जितना अभी बोला था उससे भी धीरे धीरे बोलो। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट,
A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order. अनकंडीशनल ऑर्डर. अब एक बार प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन पे जाओ, वहां पे था अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay a certain sum of money only to, bill of exchange की बात कर रहा हूँ, only to or to the order of a certain person or to the bearer. अब जो डेफिनेशन मैंने प्रोमिसरी नोट की लिखवाई उसके आखिरी में देखिए only to or to the order of a certain person लिखा है. क्या मिसिंग है? मतलब प्रोमिसरी नोट किसको पेएबल नहीं है? बेयरर को पेएबल नहीं है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में दो बेसिक डिफरेंस आपको दिखाई दिया होगा. पहला डिफरेंस आपको मैंने क्या बोला अभी अभी? अनकंडीशनल ऑर्डर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. ये दोनों में होता क्या बताता हूँ अभी मैं. दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज किसको पेएबल है? बेयरर को. प्रोमिसरी नोट किसको पेएबल नहीं है? बेयरर को पेएबल नहीं है. अब दोनों में डिफरेंस समझिए बेटे. मैंने माल किसको बेचा? बी को. आई एम ए, आई सोल्ड गुड्स टू बी. मैं बी के ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा और बी को कहूंगा कि बी, तुम्हें इस बिल का पैसा या तो मुझे देना होगा या फिर मैं तुम्हें जिस आदमी को पैसा देने के लिए कहूंगा तुम्हें उसको देना होगा, या फिर इस बिल की मेच्योरिटी डेट के दिन कोई भी पार्टी तुम्हारे सामने आकर जब बिल को क्या कर देगी? प्रेजेंट. तुम्हें उस पार्टी को क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा. मैं तुम्हें इस बात का ऑर्डर देता हूँ. इस बात का क्या देता हूँ? ऑर्डर. बात समझ में आ गई? एक्स ने वाई को माल बेचा तो एक्स बिल बनाता, उससे पहले ही वाई ने कह दिया आपको मेरे ऊपर बिल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप बिल बनाओगे, बाद में मैं उस पर पैसा देने की एक्सेप्टेंस देने के लिए आपको सिग्नेचर करके दूंगा. आप मत बनाइए बिल, मैं खुद ही एक प्रोमिसरी नोट बना देता हूं जिसमें मैं ये लिख दूंगा कि आई एम वाई बाइंग द गुड्स फॉर सच वैल्यू एंड आई एम प्रोमिसिंग. मैं क्या कर रहा हूं? प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं इस प्रोमिसरी नोट में लिखी हुई अमाउंट का पेमेंट या तो मिस्टर एक्स को दूंगा या फिर ये जिस पार्टी के फेवर में ये प्रोमिसरी नोट एंडोर्स कर चुके होंगे उनको इसका पेमेंट करूंगा. बात समझ में आ गई? बोलो बेटा. पेमेंट दोनों ही केस में कर्ता डेटर ही है ना. बस डिफरेंस ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में माल बेचने वाला बिल बनाता है, जबकि प्रोमिसरी नोट में माल खरीदने वाला आदमी बिल बनाता है. प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह बेयरर को पेएबल नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयरर? तुम्हारे हाथ में बिल पड़ा है, यू आर द बेयरर. तुम्हारे हाथ में बिल पड़ा है, यू आर द बेयरर. याद करो, जैक ने जॉर्ज को माल बेचा था ना, तो जॉर्ज ने हैरी से आया हुआ बिल जैक को ट्रांसफर कर दिया था. जैक ने वही बिल किसको ट्रांसफर कर दिया था? घूम फिर कर वही बिल होल्डर हैरी बन गया था कि नहीं बन गया था? बताओ. बिल बनाने वाला ही बिल का ओनर हो बनते बनते उसका मतलब बीपी एंडोर्स होते 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 उसके पास जो बीपी था वो बीआर बनकर आ गया कि नहीं आ गया? इसे कहते हैं बेयरर. लेकिन प्रोमिसरी नोट किसको पेएबल नहीं है? बेयरर को पेएबल नहीं है. इसके रीज़न देखो, आपने अगली लाइन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट a promissory note cannot be made payable to bearer. इंडियन करेंसी आपने डेफिनेटली देखी है बेटा. इंडियन करेंसी देखो, जैसे एक नोट है, इस नोट पे लिखा हुआ है, हिंदी में बोलता हूँ ध्यान से पढ़िएगा, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ. इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आई प्रोमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹100. बेयरर, बेयरर मतलब ये नोट मुझे कहीं से पड़ा हुआ मिला, मान लो पड़ा हुआ मिला, तो मैं इसका मालिक हो गया कि नहीं हो गया? ये नोट मेरी जेब से गिर गया और इसको मिल गया, तो ये कौन हो गया? ये इसका मालिक हो गया. ये नोट जिसके भी हाथ में रहेगा, जिसके भी पोजेशन में रहेगा, वो उसका मालिक होगा. बात समझ में आ गई? क्योंकि इंडियन करेंसी अपने आप में क्या है बेटे? एक प्रोमिसरी नोट है, अपने आप में क्या है. इसलिए इस इंडियन करेंसी की इंपॉर्टेंस बनी रहे, इसलिए दूसरे पर्सन इंडियन करेंसी की तरह एक दूसरे पर प्रोमिसरी नोट लिखते हुए इंडियन करेंसी की तरह ना चलाएं. इसलिए आरबीआई ने क्या मना कर दिया कि प्रोमिसरी नोट किसको पेएबल नहीं है? बेयरर को पेएबल नहीं है. वरना एक दूसरे को पैसे लेने और देने के बजाय लोग बाग क्या इशू करेंगे? प्रोमिसरी नोट. क्योंकि आप थोड़ी आरबीआई गवर्नर हो. प्रोमिसरी नोट बनाने का काम किसका था इंडियन करेंसी में? आरबीआई गवर्नर का. आरबीआई गवर्नर ही क्या बना सकता है?
ऐसा प्रोमिसरी नोट बना सकता है जो किसको पेएबल हो, और वो कौन सा नोट होता है, इंडियन करेंसी। वो कौन सी करेंसी है, इंडियन करेंसी। बात समझ में आ गई। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी थी, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। लिखो एक लाइन छोड़कर, इन केस ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, in case of a promissory note there are two parties. In case of a promissory note there are two parties. Number one, maker. नंबर वन कौन हो गया बेटा, नंबर टू लिखो पेई। नंबर वन आपने क्या बोला बेटा इधर, मेकर, और नंबर टू अपन क्या लिख रहे हैं, पे। कितनी पार्टी गायब हो गई, बता सकते कौन सी पार्टी गायब हो गई, ड्रॉई गायब हो गया, क्योंकि ड्रॉर और ड्रॉई दोनों एक ही आदमी है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान सुनिए, गुड्स किसने बेचा, किसको बेचा। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बनता तो ए बिल बनाने वाला होता ना, फिर वो किसके पास भेजता, ताकि वो उस बिल को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो ये कौन सी पार्टी होती, ओके। अगर बिल किसके पास रह जाता तो ए ही क्या बन जाता, लेकिन अगर ए ने बिल किसको एंडोर्स कर दिया होता तो सी क्या बन जाता। अल्टीमेटली पार्टी तो तीन ही होती है ना। दूसरा एग्जाम्पल, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स बिल बना था, उससे पहले वाई ने कह दिया तुम्हें बिल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही क्या बना देता हूं, एक प्रॉमिसरी नोट। तो ध्यान सुनिए, यहां पर भी पैसा देने का काम कौन कर रहा था, कस्टमर। यहां पर भी पैसा कौन देने का काम करेगा, लेकिन पहले वाले केस में क्या कस्टमर बना रहा था, क्या नीचे वाले केस में कस्टमर बना रहा है ना। यानी कि पैसा देने वाला खुद ही अपने आप में प्रॉमिसरी नोट अगर बना दे तो एक्सेप्टेंस करने की जरूरत खत्म हो गई कि नहीं हो गई। मतलब पैसा देने वाला और बनाने वाला दोनों एक ही आदमी हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पर बनाने वाला और पैसा देने वाला दो अलग अलग आदमी थे ना, इसीलिए एक पार्टी कौन सी हुई बेटे, प्रॉमिसरी नोट को बनाने वाली, और दूसरी पार्टी कौन हो गई, पैसा लेने वाली। अगर प्रॉमिसरी नोट किसके पास ही पड़ा रह गया हो तो एक्स क्या हो जाएगा, और एक्स ने अगर प्रॉमिसरी नोट मान लीजिए जेड के फेवर में क्या कर दिया हो, एंडोर्स, तो फिर वाई पैसे एक्स के बजाय किसको देगा, तो ये कौन हो जाएगा, पे। तो अल्टीमेटली पार्टी दो ही दिख रही है ना, एक मेकर और दूसरा पे। बात समझ में आ गई बेटा। प्रॉमिसरी नोट किसको पेएबल नहीं है, क्योंकि किसने मना किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया है। बात समझ में आ गई बेटा। एक लाइन छोड़कर लिखें, डिफरेंस बिटवीन bill of exchange and promissory note. Difference between bill of exchange and promissory note. वैसे तो एग्जाम में पूछेगा तो आपको 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख के आने हैं, लेकिन मैं आपको 5 लिखवा देता हूं ताकि चारों में से 5 में से कोई भी एक भूल जाए तो 4 काम आ जाएंगे। सबसे पहले कॉपी में आपको इस तरीके से लिखना होगा, पार्टीशन करते हुए आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और राइट साइड में लिखेंगे प्रॉमिसरी नोट। लेफ्ट साइड में लिखेंगे बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट साइड में लिखेंगे प्रॉमिसरी नोट। तो मैं सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। शुरू करूं बोलना, लिखो सबसे बीओई के बारे में, इट इज एन ऑर्डर टू पे, इट इज एन ऑर्डर टू पे, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट में लिखो इट इज अ प्रॉमिस टू पे, दोनों का मीनिंग एक बार दोबारा समझ लो।
बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला पैसा देने का ऑर्डर देता है और प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला पैसे पे करने का प्रॉमिस करता है। बात समझ में आ गई? दूसरा लिखिए बेटे, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखिएगा इट कंटेन्स थ्री पार्टीज। It contains three parties: drawer, drawee and payee. Drawer, drawee and payee. Promissory note में लिखो it contains two parties. Number one, maker and payee. नंबर वन कौन सा बेटा? मेकर, एंड नंबर सेकेंड इज पे। थर्ड लिखो बेटे, इट इज पेड बाय एक्सेप्टर। इट इज पेड बाय एक्सेप्टर। बोर्ड पे देखिए एक बार, प्रॉमिसरी नोट में बिल ड्रॉ किसने किया था? ए ने, और एक्सेप्टेंस करवाने के लिए अपन ने बिल किसके पास भेजा था? तो ड्रॉई का काम क्या था? बिल को एक्सेप्ट करना। तो जो बिल एक्सेप्ट करता है वही पैसा देगा ना। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है वही पैसा देने का काम करेगा। तो प्रॉमिसरी नोट में लिखिए इट इज पेड बाय मेकर। इट इज पेड बाय मेकर। लिख लिया बेटा? फोर्थ लिखेंगे इट कैन बी मेड पेबल टू बेयरर। इट कैन बी मेड पेबल टू बेयरर। लेकिन क्या प्रॉमिसरी नोट बेयरर को पेबल हो सकता है? लिखिए इधर प्रॉमिसरी नोट में इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर। कितने पॉइंट लिखवा दिए आपको मैं? तो मैं आपको दो एक्स्ट्रा लिखवाता हूं, एक नहीं दो लिखवाऊंगा एक्स्ट्रा। पॉइंट नंबर 5 लिखो, इट रिक्वायर, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखिएगा इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस। इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस। ये तो अपन लोगों ने फर्स्ट डे ही पढ़ लिया था बेटा। केवल बिल ड्राफ्ट कर देने से बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता, ड्रॉई की क्या जरूरत होती है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में क्या एक्सेप्टेंस की जरूरत होगी? क्योंकि यही ड्रॉई खुद ही प्रॉमिस करके अपने आप में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। लिखो इट, प्रॉमिसरी नोट में लिखिएगा इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। 5 पॉइंट हो गए बेटा। आखिरी पॉइंट लिख लीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखिए ड्रॉर एंड पेई। ड्रॉर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन। ड्रॉर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन। याद कीजिए फर्स्ट एंट्री, इस पूरे चैप्टर की फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट केस आपको मैंने पढ़ाया था, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी। तो बिल लिखा किसने? किसके ऊपर? ए क्या बन गया? ड्रॉई कौन बन गया? जब तक बिल की मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती बिल किसके पास ही रहा है? ए ने पैसे किससे मांगे? बी ने पैसे दे दिए, क्या ड्रॉर ही पे बन गया क्या? उधर लिखो प्रॉमिसरी नोट में मेकर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। मेकर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। बेटा क्या वाई अपने आप से प्रॉमिस कर सकता है कि मैं वाई, इस वाई से
ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन तुझे क्या दूंगा, इतने पैसे दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए मेकर एंड पे कैन नॉट बी द सेम पर्सन। बेटा मैंने कितने पॉइंट लिखवाए आपको? वैसे तो और भी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे तो खाली शुरू के 4 पॉइंट ही पढ़ने हैं। जब आप लोग इंटर में एडमिशन लेंगे तो पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना हुआ है, कंपनी लॉ का भी सब्जेक्ट रहेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी रहेगा आपके सामने। अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो ना आप लोग, लॉ शुरू हो गया आपका, तो आपके इंटर में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा आई थिंक, तो वहाँ पर आपको डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको 6 पॉइंट बहुत आसान लगे होंगे और समझने भी आ गए बेटा। आपको मैंने सारे इलस्ट्रेशंस करवा दिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया। आई थिंक मैंने फर्स्ट और सेकंड नहीं करवाया है, तो एक बार हाँ होमवर्क में दिया था क्या? फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाँ एक बार स्क्रीन पे देख लो बेटा, अगर कुछ भूल गए हो तो देख लो एक बार, अगर नहीं दिया है तो आज कर लीजिएगा, ये मैं नहीं कराऊंगा, बहुत इजी इजी हैं। दिए हुए हैं क्या आपको पहले से? मतलब ये लो आज आपका क्या हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया, नया चैप्टर शुरू करें हम लोग। चलिए एकदम फ्रेश पेज पे आ जाइए, लिखना शुरू करें। अच्छा